इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 348th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स, नागपुर's #1 wedding destination, presents Raj Ki Baat in association with Kamath and Durkar Wealth Managers. All my sponsors who make this show great, happening and superb, really want to thank them. Globus ITI Kamti, Tirupati Urban Cooperative Bank, Rosetta Elite Club. A big thank you to Atmanirbhar Bharat Partner, which is Servicing Wala, and Yuva Foundation, युवाओं की उम्मीद, and a big thank you to Joshi Security Systems. आज बात उनसे जो सीधा बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं और अपनी बात पे हमेशा खड़े रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे नेता की जो सिर्फ नागपुर के लेवल का नेता नहीं, लेकिन पूरे महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं बात कर रहा हूँ द वन एंड ओनली हेमंत गडकरी जी। हेमंत गडकरी जी, नमस्कार। 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 राज की बात के 348वें एपिसोड में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी बात है, 348वां ये भाग है। कैसा है कि जैसे हम हमेशा कहते हैं कि पार्टी निकालना, पक्ष निकालना ये इजी बात है, पर पार्टी चलाना ये बहुत मुश्किल बात है। उसी प्रकार से शो शुरू करना और 348वां शो करना, और वो भी दिन ब दिन पॉपुलैरिटी जैसे मिल रही है, व्यूअरशिप मिल रही है जी, उसके साथ ये करना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, मन से अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। मन से अभिनंदन करते हैं, लेकिन कल तो आपने मन से कंप्लेंट कर दी। नहीं, कैसा ये कंप्लेंट करना, अभिनंदन करना, ये तो राजनीति का एक पार्ट रहता ही है, और कंप्लेंट करना वो वहाँ पे आवश्यकता है। कैसा है कि आज हर रोज़ कोरोना का आंकड़ा देखा जाए तो 4000 पेशेंट पॉजिटिव मिल रहे हैं नागपुर सिटी के अंदर में। समूचे विदर्भ के अंदर में हमारी नागपुर सिटी में दिन ब दिन आंकड़ा बढ़ रहा है। और सिर्फ ये पॉजिटिव पेशेंट का ही नहीं, तो जो मृत्यु हो रहे हैं, निधन हो रहे हैं, वो 35 से 40 लोगों के हर रोज मृत्यु हो रहे हैं। इतनी बुरी हालत रहने के बाद हमारे यहाँ के नागपुर के पालक मंत्री इनको इस हालत से चुना, वो भी तमिलनाडु का। अब ये कौन से भाषा में उधर प्रचार करने गए मुझे मालूम नहीं। वहाँ पे सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में तमिल ही चलती है। अब इनको तमिल भाषा आती है कि नहीं, नितिन राउत को मालूम नहीं। अब वो किस चीज़ के लिए गए मालूम नहीं, पर मैंने जो वर्तमान पत्र में पढ़ा कि वो स्टार कैंपेनर है कांग्रेस के तमिलनाडु में। हाँ, कांग्रेस की जैसी वहाँ पे हालत है, उसी प्रकार से नितिन राउत को मुझे यही बोलना पड़ रहा है कि अरे तुम पालक मंत्री हो इधर के। पालक ये शब्द को हमारे महाराष्ट्र में बहुत महत्व है। यहाँ पे घर के लोग बीमार पड़े हुए हैं और उस कुटुंब का जो मेन आदमी रहता है, पालक रहता है, वो कहा तो भी ट्रिप पे चला जाता है, पिकनिक मनाने चला जाता है। उस प्रकार से हुआ है। समूचे नागपुर नगरी में 4-4 हज़ार पेशेंट निकल रहे हैं पॉजिटिव, और यहाँ के पालक मंत्री ये तमिलनाडु में गए। लेकिन एफआईआर में जो आपने कंप्लेंट लिखवाई, वो जो एफआईआर नहीं बोलूँगा, लेकिन जो कंप्लेंट आपने लिखवाई उसमें स्पष्ट रूप से आप कहना क्या चाहते हैं? वो जब हम गए 15 दिन से ये उनको यहाँ पे देखा ही नहीं, और गए 15 दिन से दिन ब दिन हालत नागपुर नगरी की कैसी हो रही है। हर रोज पेशेंट का आंकड़ा बढ़ रहा है, कितने लोगों की डेथ हो रही है, और ये इसको कहाँ पे भी ध्यान में न रखते हुए यहाँ का पालक मंत्री गायब है, यहाँ का गृह मंत्री और एक लफड़े में है। वो पूरा नागपुर शहर किसके भरोसे पे है? यहाँ के प्रशासकीय यंत्रणा को कौन डायरेक्शन देगा? सौभाग्यवश महापौर जी अपना काम बराबर कर रहे हैं इतने में देखा जाए तो। सही मायने में तो उनकी पत्नी भी बीमार है कोरोना से जी। इसके बावजूद भी वो अपने हर एक हॉस्पिटल पे राउंड मार रहे हैं। अब यही फर्ज था यहाँ पे रहकर नागपुर के लोगों को एक कॉन्फिडेंस देने का पालक मंत्री का। पालक मंत्री तमिलनाडु में।
नहीं, लेकिन हेमंत जी, जो एक मिनिस्टर का काम होता है, एक मिनिस्टर का काम होता है पूरी यंत्रणाओं को बराबर करना। क्या यंत्रणा बराबर नहीं चल रही? क्या चीज़ें फेल हो चुकी हैं? कैसे चलेंगी यंत्रणा को? डायरेक्शन देने वाला डायरेक्टर तो कोई चाहिए ना। डायरेक्टर ही गायब है यहाँ से। पर कलेक्टर है, शहर के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आयुक्त हैं, मेयर हैं लोग, ऐसा नहीं। तो फिर ये आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? हमने गए साल जो कोरोना देखा, उससे भी इस बार के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी फास्ट बढ़ रहे हैं जी। और इतना लॉकडाउन करने के बाद भी आंकड़ों में सुधार नहीं हो रहा है। दिन ब दिन बढ़ ही रहे हैं आंकड़े। फिर ये किसका दोष है? हाँ, जो जनता के जो और कॉन्फिडेंस में जाके जो मास्क नहीं लगा रही है या सोशल डिस्टेंस नहीं रख रही है या ज़्यादा भीड़ भाड़ कर रही है, वहाँ तक समझ सकते हैं कुछ जगह पे ऐसा हो रहा है। फिर भी तुमने लॉकडाउन किया, इतना पुलिस बंदोबस्त किया है, सब कुछ करने के बावजूद भी आंकड़ा बढ़ ही रहा है। हर रोज 4,500-4,000। लेकिन जो आपका तरीका है, एमएनएस का तरीका है, वो क्या यही है कि बस कंप्लेंट लिखा दो, चर्चाओं में आ जाओ? क्या नहीं किया एमएनएस ने? पालक मंत्री के विचित्र कारोबार के बारे में क्या नहीं किया? एकमेव पक्ष है नागपुर सिटी के अंदर में पालक मंत्री को हमेशा घेरा डालने वाला। सबसे पहले 3-4 पट बिजली बिल जब इन्होंने भेजा था लास्ट टाइम कोरोना के वक्त, हम 20 कार्यकर्ता काले कपड़े पहन के इनके दालन में गए थे, इनके सामने, वो बिजली नगर के रेस्ट हाउस में जहाँ पे इनका ठिया है पालक मंत्री का, वहाँ पे उनके सामने जाके हमने आधा घंटा बहस की उनसे, ये जो बिजली के बिल भेजे हैं ये गलत है करके जी। उसके बाद सबसे बड़ा मोर्चा नागपुर के अंदर में संविधान चौक में 26 नवंबर को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने निकाला, जबकि 4 नवंबर को इनके शब्द थे कि दीपावली के दिनों में हम कुछ ना कुछ खुश खबर देंगे करके जी। वो उनका वादा भूलने के बाद सबसे बड़ा मोर्चा हमने निकाला। हर समय हमने उनके पीछे लगे हुए हैं, हम उनके पीछे लग के उनको सही सलाह दे रहे हैं। अब नहीं मानते तो क्या करेंगे? अब जनता ने ही उनको सबक सिखाना चाहिए। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मनसे का एक रिश्ता तो है इस अघाड़ी सरकार के साथ, भले ही डायरेक्ट रिश्ता नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट रिश्ता तो है ना सरकार के साथ। सरकार सभी की रहती है, हम ऐसा नहीं बोलते। सरकार है पर सरकार ने बराबर काम करना चाहिए ना। जिसको हमारे बहुत बार मराठी में कहते हैं माय बाप सरकार। माय बाप सरकार का अर्थ क्या होता है? ये कैसे रह रहे? कोई 100 करोड़ हफ्ते की बात कर रहे हैं महीने की। कोई यहाँ के कोरोना पेशेंट नागपुर नगरी का हाल छोड़ के तमिलनाडु में चले जाते हैं। ये सरकार के प्रतिनिधि कैसे रह रहे? इनका रवैया कैसा है जनता के साथ में? जिस जनता ने इनको मंत्रालय का वहां तक का सफर करवाया, ये क्या कर रहे हैं? इनका फर्ज नहीं है। हमने आंदोलन करना, हमने केसेस लगा देना। जाओ बरडी पुलिस स्टेशन में और सदर पुलिस स्टेशन में मनसे के कार्यकर्ताओं को इन्होंने नोटिस भेजे कि नहीं? किस लिए भेजे? क्योंकि हमने जनहित के उपलक्ष्य में, जनहितार्थ काम के लिए हमने इनके खिलाफ में आवाज उठाई, आवाज बुलंद करने का प्रयत्न किया। नितिन राउत ने जब भी गलतियां की तब हम उनके दरवाजे पर पहुंचे। मैंने कहा ना कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एकमेव पक्ष है कि सबसे ज्यादा बार आवाज उठाई। हमारे जो सीनियर लीडर है आदरणीय बाला नांदगांवकर साहब, वो खुद हमारे नेताओं के साथ में मंत्रालय में इनसे मिलने गए, इनके साथ मीटिंग की। महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल के जो पदाधिकारी है, अधिकारी है, प्रकाशगढ़ जो इनका मुख्यालय है, वहां पे हमारे पदाधिकारी गए, हर जगह पे आवाज उठाई। कल मैंने वाठोड़ा ये सब स्टेशन जो है वहां के इंजीनियर से बात करके उनको झापा कि एक कोरोना पेशेंट के घर की उन्होंने बिजली गुल कर डाली थी। हर रोज ऐसे किस्से घट रहे हैं कि जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो बिल नहीं भर सकते हैं, जो बिल इन्होंने 4 पट 5 पट भेजा, दुर्भाग्यवश उन दिनों में उनकी कमाई नहीं थी लोगों की, और उनको ऐसे बिल भेजने के बाद ये बेशरम सरकार उनकी बिजली, उनके घर की बिजली काटने जा रही है। ऐसे वक्त
जहाँ के भी सब स्टेशन हो, महल का सब स्टेशन हो, त्रिमूर्ति नगर हो, जयताला हो, शंकर नगर हो, वाठोड़ा हो, पारडी हो, हर जगह के कार्यकर्ताओं के मेरे पदाधिकारियों के फोन आते हैं। मेरे पदाधिकारी खुद वहाँ पे जा रहे हैं, मैं खुद उनके साथ जाके शरीक होके लोगों की बाजू वहाँ पे रख रहा हूँ। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हर एक काम जो करती है उसका वो प्रसिद्धि नहीं करती है। प्रसिद्धि के बिना भी पेपर में न्यूज़ भेजती नहीं है हर बात की, उसके बिना भी वो काम में लगी रहती है। ये मेरे कार्यकर्ताओं पे, महाराष्ट्र सैनिकों पे, हमारे पे जो संस्कार है वो आदरणीय राज ठाकरे साहब के हैं। जहाँ पे भी अन्याय दिखता है वहाँ पे काम करो, उनको न्याय देने का काम करो। इसलिए हम वो प्रसिद्धि फसिद्धि के पीछे नहीं दौड़ते। हर बात हम न्यूज़पेपर में नहीं डालते, हर बात पे हम न्यूज़ चैनल वालों को नहीं बुलाते। अब कल की बात जाके पूछ लो वाठोड़ा सब स्टेशन वालों को, पारडी वालों को पूछ लो, शंकर नगर के मानमोड़े को पूछ लो। मैं नाम बता गिना देता हूँ, कई लोगों से साथ मेरी बातें होती रहती है। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप ये जो बिजली बिल का पूरा जो है, जिसमें विदर्भ राज्य आंदोलन समिति, नागपुर शहर की भारतीय जनता पार्टी, ये तो लगी हुई है उनके पीछे, हो कुछ नहीं रहा, बिल भी जा रहे हैं, लोग लाइन भी काट रहे हैं। अब इसमें एमएनएस भी कूद गई कि भैया बिजली का बिल मत लो, बिजली काटो मत। नहीं, एमएनएस कूदी नहीं, सबसे पहले एमएनएस ही इसमें शरीक हुई, बाकी लोग बाद में आए। बिजली नगर के रेस्ट हाउस में जब नितिन राउत को सबसे पहले बिजली का बिल बता के उसमें का पहला नंबर का कॉलम स्थिर आकार और जो 16% वो ज़्यादा के चार्जेस लेते हैं वो माफ करो और वो तुम्हारे हाथ में है, तुम ऊर्जा मंत्री हो, ये माफ करना तुम्हारे हाथ में है, ये प्रूफ के साथ उनको बता के वहां जाके काले कपड़े पहन के उनके विचित्र निर्णय का निषेध करने वाला हेमंत गडकरी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारी थे। वो बाकी लोग बाद में आए, आदरणीय बावनकुळे जी हो या वो उनसे वो विदर्भ संघर्ष समिति वाले वो उन्होंने बाद में किया, उत्तर नागपुर में एक टापू में किया उन्होंने। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने डायरेक्ट नितिन राउत को पकड़ा, जिनका विचित्र निर्णय था उनके सामने गई, उनके खिलाफ में मोर्चा निकाला। हमारे उत्तर नागपुर की जो इकाई है, हमारे जो पदाधिकारी वहां के विधानसभा के अध्यक्ष है, बाकी पदाधिकारी है, वो नितिन राउत के घर के पास ही रहते हैं, वहां भी वो लोग गए। हर जगह पे हम कर रहे हैं। और मैंने कहा ना कि सिर्फ नागपुर में नहीं, ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हमारे आदरणीय ज्येष्ठ नेता बाला नांदगावकर साहब, जो भूतपूर्व गृह राज्य मंत्री है, वो खुद गए नितिन राउत जी से आधा घंटा उन्होंने चर्चा की है और उनका निर्णय कैसा विचित्र है ये सब साबित करके बताया। फिर भी वो नहीं सुधर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लोकशाही में आंदोलन करना जो है काम, और जो मनसे स्टाइल आंदोलन करना, वो सब किया हमने। उनके सामने जाके हम काले कपड़े पहन के उनका निषेध करके आए, और क्या करें? नहीं तो वो हमारे पे चिल्लाए भी, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने हमारी भी बाजू रखी, उन्होंने अपनी बाजू रखी, आगे भी रखेंगे, हम डरते नहीं है। यश गौरखेड़े देख रहे हैं इस वक्त, बहुत सारा समाज सेवा का काम करते हैं, आपको देख रहे हैं, और वो कहते हैं कि सिर्फ एमएनएस प्रोपेगेंडा ही करता है, चीख चिल्लाटी करता है, क्योंकि दिन के आखिरी में तो रिपोर्ट कार्ड ही देखते हैं ना, मार्क्स कितने मिले। ये दुर्भाग्य, मैं गौरव को कहना चाहता हूँ कि तुम जैसे लोग मनसे के आंदोलन को पाठिंबा आप लोगों ने देना चाहिए, तो आप ऐसे ये शब्द ये कहकर नितिन राउत सरी के निष्क्रिय आदमियों को साथ दे रहे हैं। अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपना फर्ज अदा कर रही है, तो उसमें हमारे नागपुर नगरी के जो सर्वसामान्य जनता है, जो भुक्तभोगी जनता है, जिनको 3, 4, 5 पट बिल आए हैं, उन्होंने हमारा साथ देना चाहिए। यही हमारा उनको नम्र अनुरोध है। ये गौरव जैसे लोग हैं, उनको भी हमारा नम्र अनुरोध है। नहीं, उनका यश गौरखेड़े नाम है, गौरव नहीं है, जो कुछ भी है यश, पर हेमंत जी वो कहते जो भी होंगे यश से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा बोल के ऐसे निष्क्रिय लोगों के साथ मत दो जो तुम्हारे हित के लिए काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के हमारे समूचे नागपुर के पदाधिकारी, उनको साथ दो। नहीं, वो कह रहे हैं कि वाई एमएनएस इज नॉट स्पीकिंग ऑन हेल्थ केयर, क्राइम एंड अनएम्प्लॉयमेंट एज वी एक्सपेक्ट सिंपल सोल्यूशंस। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज पावर में है उनसे सिंपल सोल्यूशन चाहिए, उनको प्रोपेगेंडा और निराशा ही मिली है। और एमएनएस से लोगों की उम्मीदें हैं, क्योंकि एमएनएस का स्टाइल अलग है। एमएनएस से उम्मीदें हैं, धन्यवाद उसके लिए, पर एमएनएस
तुम्हारी उम्मीदों के अनुसार काम भी कर रही है। अगर आपको उसकी जानकारी नहीं मिली तो आप मुझे मिल सकते हो। मैं आपको MNS क्या क्या कर रही है, फिर हेल्थ केयर के बारे में हो, म्युनिसिपल प्रॉब्लम्स के बारे में हो, कोरोना के बारे में हो, क्या कर रही है, ये सभी समूचे विषय के बारे में उसके लिए जानकारी देने के लिए यहाँ का जवाबदार पदाधिकारी करके मैं कभी भी तैयार हूँ। यश, आपको मैं आमंत्रित करता हूँ मेरे ऑफिस में। आप मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिए 9373125378। इस फ़ोन नंबर पे आप मुझे फ़ोन करके मिलिए मेरे ऑफिस में या घर में। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कितना सुंदर काम कर रही है इसकी जानकारी मैं आपको प्रूफ के साथ दूंगा। एक बात और जो समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि आपने कल कंप्लेंट तो दिखा दी कि गार्डियन मिनिस्टर मिसिंग है, पर उस कंप्लेंट का कुछ हुआ क्या? नहीं, वो कैसा है, ढूंढना ये पुलिस का काम है। वो पुलिस वाले ढूंढेंगे वो तमिलनाडु में कहाँ छुपे हो और उनके कौन सी सभा है वहां पे चल रही है। मैंने कहा ना कि कौन से भाषा में वहां पे वो प्रचार कर रहे हैं जी। पूरे देश में अपने 450 से 44 तक आ गए। महाराष्ट्र में इनकी हालत क्या है मालूम है, और ये जा रहे हैं तमिलनाडु में। आपको वहां पे कौन से भाषा में प्रचार कर रहे हैं मालूम नहीं। लेकिन वहां पे मेरे नॉलेज से तमिलनाडु में 2 ही पार्टी स्ट्रांग है। वहां पे ये दोनों भी राष्ट्रीय पार्टी कहाँ पे भी नहीं है, ना कांग्रेस भी है ना भारतीय जनता पार्टी है। इनको 1-2 भी सीट मिल गई तो इनके लिए बम्पर लॉटरी लगे समान है, क्योंकि वहाँ पे AIDMK जो अभी रूलिंग पार्टी है और अभी जिनके चांसेस दिख रहे हैं सभी पोल बता रहे हैं वो स्टैलिन की वो DMK है, करुणानिधि वाली। ये 2 ही पार्टी वहाँ पे फेमस है। इन नितिन राउत की सभा कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, इनकी कौन बातें सुन रहा है? अरे उनका काम है यहाँ पे नागपुर में रहने का। नितिन राउत ने यहाँ के कोरोना की परिस्थिति हैंडल करना चाहिए, आदमी ने ठिया नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे कई लोग मैंने देखे हैं, जैसे भूकंप के काल में कहते कि शरद पवार लातूर में ठिया देके बैठे थे। यशवंतराव चौहान वो कोयना का कुछ तो भी जब ये ट्रेजेडी हुई थी महाराष्ट्र के अंदर में, तब वहाँ पे ठिया देके बैठे थे। हर एक लोग जो बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन है ऐसे दुखद समय में अपने लोगों के वहाँ का जो स्थानिक लोग है वहाँ का साथ छोड़ते नहीं है। और ये महाशय उधर तमिलनाडु में प्रचार करने जा रहे हैं। एक सवाल मेरा, इनको कौन सुन रहा है उधर? नहीं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप व्यक्तिगत तौर पे भी जानते हैं नितिन राउत जी को, है ना, पालक मंत्री को जानते हैं आप, क्या वो फिट नहीं है इस पोस्ट के लिए? आपको ऐसा लगता है? व्यक्तिगत, ये देखो, व्यक्तिगत संबंध मेरे भी अच्छे हैं। आदरणीय नितिन राउत से भी है, सुनील केदार से भी है, अनिल बाबू देशमुख से भी है, नितिन गडकरी जी साहब से भी है, देवेंद्र से, सभी से है। मेरे को भी अभी 31 साल हो गई है ना। व्यक्तिगत संबंध सभी है, पर जिस पोस्ट पे वो बैठे हैं जी, अब वो पालक मंत्री के पोस्ट पे है। पालक मंत्री का फर्ज है कि यहाँ पे रहकर कोरोना की स्थिति को हैंडल करें, उसमें सुधार कैसे हो सकता है, लोगों को उपचार कैसे मिल सकता है। एक बेड पे 2-2 पेशेंट हमारी उप राजधानी में, पूरा महाराष्ट्र ये चित्र देख रहा है। ये कोई हेमंत गडकरी, राज साहब ठाकरे का कार्यकर्ता नहीं बोल रहा, ये तो वस्तुस्थिति दिख रही है ना, सत्यता। ये ऐसी परिस्थिति है, एक बेड पे 2-2 पेशेंट सो रहे हैं, कुछ पेशेंट नीचे सोते हैं, उनको बेड नहीं मिल रहे हैं। नागपुर इतना बड़ा नागपुर, 30 लाख की संख्या वाला नागपुर, 6 कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ पे, इतनी बड़ी सिटी, इतने हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे बेड नहीं मिल रहे हैं। आशिया का सबसे बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल यहाँ पे है नागपुर में, वहाँ पे कोविड वार्ड में पेशेंट को बेड नहीं मिल रहे हैं। ऐसी विचित्र परिस्थिति है, और हमारे नागपुर का पालक मंत्री उसको तमिलनाडु के इलेक्शन की पड़ी है। हम महाराष्ट्र में इलेक्शन चल रहे होते और कुछ हुआ मैं समझ सकता था, तमिलनाडु के इलेक्शन में वो जा रहे। वो अनिल देशमुख साहब दूसरे मिनिस्टर हमारे नागपुर से बिलोंग करते हैं, वो अलग लफड़े में फंसे उधर। एक सवाल, आदमी अच्छा होके क्या, वो उनका अच्छापन इस वक्त दिखना चाहिए ना आदमी। मैं व्यक्तिगत उनको कहाँ गाली गलौज कर रहा हूँ, मेरा हक भी नहीं बनता उनको व्यक्तिगत रूप से कुछ बोलने का। वो जिस पोस्ट पे है ये उन्हें शोभाएं नहीं देता। एक और सवाल आया है कि विदर्भ के किसानों की हालत बहुत ख़राब है। बहुत साल हो गए इस सवाल को उठाते उठाते कि विदर्भ के किसानों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है।
महान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, क्या विदर्भ नवनिर्माण सेना बनेगी कभी? क्या किस लिए चाहिए विदर्भ नवनिर्माण सेना बनने? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना करके वो काश्तकारों के बारे में काम करती है और करती रहेंगी। फिर भी तो सुसाइड हो रहे हैं। नहीं, सुसाइड हो रहे तो ये सरकार की गलत नीतियां हैं, उसके कारण हो रहे हैं। वो कोई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कारण हो रहे क्या? हम हमेशा कहते हैं कि किसान नीति में सुधार लाओ करके, और किसान भाइयों ने भी सिर्फ अभी वो खेती के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। ये बड़े बड़े कृषि तज्ञ, मैं कोई कृषि तज्ञ नहीं हूँ, जो कृषि के क्षेत्र के जो तज्ञ लोग हैं, होशियार लोग हैं, उनका भी कहना है कि उन्होंने खेती के साथ में उसके साथ में एक छोटा मोटा धंधा और कुछ ना कुछ करना चाहिए, और उसके लिए सरकार ने मदद करनी चाहिए उनको। अरे किसान जगेंगे तो हम जगेंगे, वो किसान के बदौलत तो हमारे को 2 टाइम का खाना मिलता है, और उसके तरफ ध्यान देना ही चाहिए। इतना बड़ा आंदोलन शुरू है दिल्ली के बॉर्डर पे, जहाँ पे लाखों किसान धरने पे बैठे हैं और विरोध अपना जाहिर कर रहे हैं जो कृषि कानून नया निकल कर आया है। लेकिन विदर्भ के किसानों को लेकर एमएनएस भी एक बहुत बड़ा आंदोलन कर सकती है। कभी आपने वो कोशिश तो नहीं की? ये देखो, हमने जिस वक्त किसानों के इस पे आवाज उठाना, वहाँ पे हमने उठाए हैं। हमारी महाराष्ट्र नवनिर्माण शेतकरी सेना जो है, जो एमएनएस का एक पार्ट है, हमारे संतोष नागरगोजे एक होनहार कार्यकर्ता है, लातूर से बिलोंग करते हैं, वो खुद काश्तकार है, किसान है। वो है हमारे विदर्भ के अतुल वांदिले जी है, वर्धा जिले के हिंगनघाट, जो शेतकरी संगठन का एक गढ़ कहलाता था, वहाँ के पदाधिकारी है हमारे मनसे के, वो भी शेतकरी सेना के उपाध्यक्ष है। किसानों के मुद्दे पे, किसानों के पीक बीमा का प्रश्न हो, चाहे किसानों को वो जो गलत वो सीड्स लास्ट टाइम इन्होंने उपलब्ध किए थे, वो उन पे वो बियाने वालों के जो मालक है, इन पे एक्शन लेने के लिए नागपुर के विभागीय आयुक्त, नागपुर महसूल क्षेत्र के विभागीय आयुक्त संजीव कुमार साहब को सबसे पहले जाकर डेलीगेशन मैंने और हमारे अतुल वांदिले जो शेतकरी सेना के हमारे उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने जाके वहाँ पे कुछ प्रूफ्स भी दिए थे संजीव कुमार साहब को। उन्होंने कहा भी था कि आपकी मांग सही में अच्छी है, इसको मैं जो हमारे कृषि अधिकारी है इनको जो डायरेक्शन देना है मैं देता हूँ करके। जब ये सीड्स खराब निकले थे जी, उस हम हर एक इस पे आवाज़ उठाते हैं। प्रोफेसर कुणाल पडोले सर देख रहे हैं, हजारों युवाओं को अब तक जॉब दिला चुके हैं विदर्भ के, और उनका भी एक संघर्ष चालू है युवा फाउंडेशन की बैनर के तले। वो पूछते हैं कि आई ऑलवेज सपोर्ट एमएनएस एंड ऑनरेबल राज ठाकरे साहब एंड एमएनएस रियली वर्क्स फॉर महाराष्ट्र एंड मराठी मानस। धन्यवाद। तो आपको सत्ता में क्यों नहीं लाते लोग? नहीं तो वो तो प्रश्न आपने उनको ही करना चाहिए कि आप एमएनएस को मानते हो। हमारे आदरणीय राज ठाकरे साहब जो हमारे पक्ष के मालक, हमारे पक्ष की पहचान, हमारे अध्यक्ष है, उनको सब क्षण मानते हैं। अभी हमारी जनता से वही गुजारिश है आपके इस फेसबुक शो के माध्यम से कि आप मानते हो, और ये जो 4 पक्ष भी आपने देख लिए, इनके तमाशे भी आपने देख लिए हैं। ये महाविकास नाम का भकास तमाशा भी अभी देख रहे हैं। ये जो नए समीकरण गए 1.5 साल से हुए हैं, ये भी तमाशा आपने देखा, इसके पहले का भी तमाशा आपने देखा युति का, ये सब आप देख चुके हुए हैं। तो आप अभी सिर्फ आपके पास पर्याय है। जैसे एक चैनल पे वो अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं, वो एक कार्यक्रम जो आता है कौन बनेगा करोड़पति, कि आपके पास अगर स्पर्धक जो सामने बैठा हुआ हॉट सीट पे बैठा हुआ जो आदमी रहता है, उसको अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कि आपके पास 4 पर्याय है, 4 ऑप्शन है, ए डकाना, बी जी, सी, डी, ये 4 ऑप्शन बता दें। वही उसी प्रकार से मैं आपके फेसबुक के ये शो के माध्यम से हमारी माय बाप जनता जो है महाराष्ट्र की, हमारी उप राजधानी नागपुर की, उनको यही बताना चाहता हूँ कि आपके जो 4 ऑप्शन थे भाजप, कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी, ये चारों फेल हो गए। अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। उस ऑप्शन का आप इस्तेमाल करो आने वाले चुनाव में, चाहे वो महानगर पालिका के हो, चाहे कोई भी चुनाव हो। आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। जिस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय राज ठाकरे साहब है, एक
विजनरी नेता इस महाराष्ट्र का, एक प्रगल्भ बुद्धि का नेता राज ठाकरे साहब, उनके पक्ष को चांस दो। अभी वही पर्याय आपके पास है। अगर नहीं देंगे तो फिर से यही 100 कोटी और ये फालतू के जो बातें हो रही है, ये अधिकारी ने ऐसा क्यों किया, वो अधिकारी ने क्यों, इसमें इनके दिन बर्बाद हो रहे हैं। नहीं हेमंत जी, जैसे जनता के कुछ काम नहीं हो रहे हैं। नहीं, बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लोगों जो होम क्वारंटाइन है उनके पास भी बराबर दवाइयां नहीं पहुंच रही है, लोगों के होम क्वारंटाइन लोगों की जानकारी भी नहीं है इनके पास बराबर। मैं कह रहा हूँ उनको फोन भी नहीं जाते हैं। पहला जो एक ये था, यानी लास्ट ईयर जब कोरोना हुआ था, होम क्वारंटाइन कौन है उसके यहाँ पे फोन भी जाते थे जी। मैं आदरणीय दयाशंकर तिवारी जी से भी कहना चाहूँगा कि दया भैया, आप पर्सनली अच्छा काम कर रहे होंगे, ध्यान दे रहे होंगे, पर आपके महानगर पालिका के अधिकारियों को बताओ, ये जोन के अधिकारियों को बताओ, ये जो टाइम पास करने वाले अधिकारियों को बताओ कि जो होम क्वारंटाइन है इसकी जानकारी बराबर रखे। मेरे पास ऐसी भी जानकारी आई है, उनको वो पॉजिटिव है और घूम रहे हैं। ये संसर्ग बढ़ सकता है और खतरा पैदा हो सकता है इसके कारण। ये बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है। जैसे मेरा जो पूरा सवाल था वो यही था कि बेड्स नहीं है, लोगों की बिजनेसेस खराब हो चुकी हैं, ऑक्सीजन नहीं है, नौकरियां जा चुकी है लोगों की। हज़ारों ऐसे लोग होंगे नागपुर शहर में जिनके ऊपर में कर्ज बढ़ गया है, कई सारे लोगों की कर्ज बाजारी बढ़ गई है। एमएनएस गार्डियन मिनिस्टर से मिलके एक बार बैठ के पूरी बात एमएनएस के तरीके से क्यों नहीं करता? कब नहीं की हमने। मैं तो उनको एक बार धन्यवाद देता हूँ कि विभागीय आयुक्त कार्यालय में एक मीटिंग, सर्वपक्षीय मीटिंग उन्होंने बुलाई थी जी। उसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को बुलाया गया था, और खास करके मेरे को भी उनके पीए का फ़ोन आया था, मैं गया भी था जी। हमने कई बार उनको निवेदन दिए। ये निवेदन की कॉपियाँ भी मैं आपको बता सकता हूँ। अगर हमारे निवेदन में जनता की भावना, वो जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो सब लिखी रहती है, वो निवेदन को ये क्यों नहीं सीरियसली लेते हैं? ये निवेदन क्या बोलो, ये टाइम पास रहता क्या हमारा? अरे जो हम सच्चाई तुमको नहीं मालूम, वो भी हम हकीकत आपके तरफ लाते हैं निवेदन के माध्यम से, डेलीगेशन के माध्यम से। आपने सीरियसली उस पर सोचना तो चाहिए, ध्यान तो देना चाहिए, अधिकारियों को ऑर्डर तो देना चाहिए कि नहीं, ये जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने ये डेलीगेशन में ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, इसके तरफ गौर फरमाए, ये करके इसके तरफ ध्यान देना चाहिए करके। ये बताना किसका काम है? राउत साहब का नहीं है, मिनिस्टर साहब का नहीं है, अधिकारियों का नहीं है, जिनको हम डेलीगेशन देते रहते हैं। तो आप उनकी सीधा जाके मिसिंग कंप्लेंट लिखा देंगे? हाँ, तो आप जाके सिर्फ उनकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखाएंगे? क्यों नहीं? दिख ही नहीं रहे तो? अरे घर का एक आधा आदमी अगर 2-3 दिन नहीं दिखता है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं और मिसिंग कंप्लेंट नज़दीक के पुलिस स्टेशन में ये करते हैं। पालक मंत्री 15-20 दिन से नहीं दिख रहा है, ऐसे सिचुएशन में क्यों नहीं कंप्लेंट देंगे? और अगर उनको आपकी कंप्लेंट पे ढूंढ भी लिया जाए तो क्या होगा? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या होगा? ढूंढ लेने के बाद फिर से मिलने जाएंगे हम कि कुछ तो भी सुधार लाओ करके कहने के लिए। उसके सिवा हम कर भी क्या सकते हैं बताओ मुझे? क्योंकि तुम लोग हमें सत्ता देते नहीं, और सत्ता हमें दी रहती तो ऐसे प्रश्न ही निर्माण नहीं हुए रहते। उमेश ढूंढने देख रहे हैं आपको, कहते हैं विदर्भ अलग क्यों नहीं चाहते, आंदोलन शुरू है, क्या कहना है एमएनएस का? ये आंदोलन कब से चालू है? आदरणीय जामुनराव धोटे जी साहब थे जी, तब से चालू है। ये विषय भी अभी खत्म हो गया है। ये कहाँ से 25-50 पैसे किलो जुना पुराना लोहा लोखंड सरी का विषय फिर से ला लिया आपने? ये विषय खत्म हो चुका है, वो विषय में कोई ढंग नहीं है। तो मतलब आपका ऐसा बोलना है कि कभी महाराष्ट्र हो ही नहीं सकता। अच्छा, अरे विकास चाहिए, विकास की बात करो ना, ये टुकड़े ताकड़े की क्या बात कर रहे? और ये देखो, कोई भी सरकार रहे, राज्य छोटा रहे बड़ा रहे, ये टुकड़े करने से विकास नहीं होता। सरकार जो माए बाप सरकार बैठी है, मैं बार बार गिना रहा हूं, उनकी नीयत अच्छी होना काम करने की, और नीयत अच्छी रही तो होता है ना। जैसे शुरू का हमारा विदर्भ का ये देखो, यहाँ के रोड देखो, शुरू हमने 72, 73 या 75 या 80, 90 तक के, 95 तक के रोड देखो।
95 के बाद में रोड में सुधार आया ना जी, जिसके तरफ ये डिपार्टमेंट था उसकी नीयत साफ थी, उसने करके दिखाया। ऐसे ही हर एक मिनिस्टर ने जो जो डिपार्टमेंट उसके तरफ है वो मिनिस्टर ने अपने काम को न्याय देना चाहिए। विकास होता है, टुकड़े करने की क्या जरूरत है? टुकड़े करने से विकास होता है क्या? अभी देखो ये आसाम जहां पे चुनाव चल रहे हैं, विदर्भ इतना है ना, विकसित है क्या? कुछ राज्य विदर्भ से भी छोटे हैं, इस साइड के अपने तेलंगाना, हाँ तेलंगाना भी, हाँ तेलंगाना डेवलप हो रहा है जम के। डेवलप तो वहाँ का जो मुख्यमंत्री है उसका ये उतने ही छोटे राज्य, तेलंगाना से भी छोटे राज्य है। पूर्व के तरफ चले जाओ आप जी, इंडिया के इस पार्ट में चले जाओ, छोटे छोटे राज्य विदर्भ से हर एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है। हमारा आसाम भी प्रॉब्लम फेस ही करा था ना, ये बोडोलैंड ये सब, ये वहाँ पे भी लफड़े चल ही रहे ना जी। हर साल कितने तो भी लोग मरते ही है ना, कितने तो भी घूसखोर आते हैं, तमाशे तो चालू ही रहते हैं ना वहाँ पे हर जगह पे। तो मतलब MNS मानता है कि विदर्भ नहीं बनेगा, चाहिए नहीं, जिस मांग के तरफ ध्यान देना चाहिए, जैसे ये महंगाई है, किसानों के मुद्दे हैं, ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न है इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। ये टुकड़े ताकड़े करने से विकास नहीं होता। क्या करेंगे? कल चल के समझ लो कि विदर्भ का टुकड़ा हो गया, बैठने वाला तो आदमी रहेगा ना, यही राज्य यही जो पॉलिटिशियंस है जिन्होंने विदर्भ को पिछड़ा रखा वही बैठेंगे ना। कोई मंगल ग्रह से तो आके मुख्यमंत्री बैठने वाला नहीं है, यही लोग बैठेंगे ना, ये और बर्बाद कर डालेंगे विदर्भ को। ये याद में रखो, ये बहुत बड़ा धोखा है। लेकिन क्या कैसा विश्वास करोगे आप? सेंटर से जब बड़ी मात्रा में सेंटर से निधि कैसा आता है मालूम है क्या? वो राज्य जो कुछ देता है सेंटर को, तब सेंटर कुछ ना कुछ इनको देता है। विदर्भ क्या देंगे सेंटर को? है क्या विदर्भ के पास देने के लिए? तो सेंट्रल, हाँ पूरे देश को बिजली दे रहा है। कौन बोलता है? एक समय था कि हम महाराष्ट्र को बिजली देते थे, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट को। आज हर जगह बिजली के उधर सेंटर बन गए। आज का मुंबई में अपनी बिजली जाती है क्या? वो एक समय था, अभी नहीं है वो। आप बहुत पुराने इसमें हो, अभी कुछ नहीं है। एक आपने विकास की बात यहाँ पे ऐसे 100 कोटी हफ्ता मांगने वाले नेता है सिर्फ। नहीं, विकास की आपने बात करी। कुणाल मौर्य देख रहे हैं, कहते हैं कि MNS 40,000 तकरीबन पेड़ कटने वाले हैं IMS के चक्कर में, जो अजनी में बन रहा है, और अजनी वन पूरा साफ होने वाला है वहाँ पे IMS के चक्कर में। उसको वो सपोर्ट के लिए 40,000 पेड़ कट रहे हैं, ग्रीन पॉकेट खत्म हो रहा है, उसको सपोर्ट करने के लिए उसका उत्तर वो संबंधित जो मिनिस्टर साहब है नागपुर से, जो केंद्र के मंत्री है जी, उन्होंने उसका संक्षिप्त में उत्तर दिया है। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिन्होंने लाया है उसने उसका उत्तर दिया है जी। तो कृणाल जी का अगर समाधान नहीं हुआ तो कृणाल जी ने उनसे कांटेक्ट करना चाहिए। ना वो प्रोजेक्ट मैंने लाया है, ना वहाँ के पेड़ कटने को मैंने समर्थन किया है जी। अब आपको याद होगा तो आरे में ऐसे ही पेड़ कट रहे थे, तो हमारे जो नेता है आदरणीय अमित ठाकरे साहब, राज ठाकरे साहब के चिरंजीव जी, उन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई है। सबसे पहले जब देवेंद्र जी की सरकार थी तब, और सौभाग्यवश वो आरे का जो मेट्रो का शेड था वो वहाँ से हट गया, तो और आरे हमने बचा लिया। तो हेमंत गडकरी कब अजनी वन को सपोर्ट करेंगे? अजनी के वहाँ पे इतने पेड़ कटने वाले हैं ऐसा ये कृणाल जी बोल रहे हैं जी, पर हकीकत जो मिनिस्टर साहब ने बताई वो अलग है। वहाँ पे कुछ पेड़ जा रहे हैं, ये हकीकत है जी, पर कुछ पेड़ के बदले में ज़बरदस्त विकास हो रहा है, और कुछ पेड़ वो लगाने वाले हैं, ऐसा कुछ तो भी उन्होंने प्रॉमिस किया है जी। ये हमारे कुछ नागपुर के वर्तमान पत्र ने भी ये मुहिम उठाई थी, पर वहाँ पे मिनिस्टर साहब ने उत्तर देने के बाद ये मुहिम उनकी ख़त्म हो गई। इसलिए कृणाल जी का समाधान नहीं हुआ तो संबंधित जो मंत्री है उनसे जाके मिल ले। शशांक गटेवर पूछते हैं कि NMC का बजट 2,500 करोड़ है, कर्जा 2,250 करोड़ है और कर्जा 2,700 करोड़ का है बाकी। MNS 22 में NMC में कुछ प्लान कर रही है आने का? कुछ इलेक्शन लड़ने का प्लान है आपका? हमने इसके पहले भी लड़े, 2007 में भी लड़े, हमारे 2 नगर सेवक थे,
2012 में भी लड़े, हमारे 2 नगर सेवक थे। क्या रिपोर्ट अब कार्ड है आपने उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है? हाँ? वो काम कर रहे हैं जो नगर सेवक चुने गए, क्या उन्होंने काम उन्होंने किया? अच्छा काम किया। जाके देखिए, विनोबा भावे नगर में प्रभाग क्रमांक 3 में हमारे विकास खोबरागढ़े करके पार्षद थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और आने वाले समय में हमारे ज़्यादा पार्षद जाएंगे ऐसा हमें अनुमान है। अब ये तो जनता को सोचना चाहिए, जिन्होंने 108 उनके भेजे थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने क्या दिए जलाए वहाँ जाके, ये तो नागपुर के जनता के सामने है। अगर वो 108 जो नगर सेवक है भाजपा के, उन पे अगर खुश है तो उनके तरफ दौड़े, नहीं तो हमें तो संधि दे, हमारे अच्छी मात्रा में वहाँ पे नगर सेवक भेजे। अगर हमारे नगर सेवक अच्छा काम करेंगे, हम ये उनको विश्वास देते हैं। आज तो हम सिर्फ विश्वास ही दे सकते हैं ना, पहले भेजे तो हमारे। आदरणीय पालक मंत्री जी की मिसिंग कंप्लेंट आपने कल लिखवाई, अगर आप पालक मंत्री होते तो क्या करते? मैं ऐसा बलते वक्त भाग गया नहीं रहता दूसरे राज्य में। अगर मैं पालक मंत्री रहता ना, तो मुझे मेरी जवाबदारी क्या है वो समझकर मैंने यहाँ पे न्याय दिया रहता और यहाँ पे कोशिश की रहती। किन चीज़ों की ज़रूरत है जो आपके हिसाब से आप इस शो के माध्यम से पालक मंत्री जी को कहना चाहते हैं? ये देखो, एक 5-5, 10-10 मिनट के बाद सिचुएशन बदलती रहती है। ये सिचुएशन का अधिकारियों के तरफ से, उनके जो सबऑर्डिनेट है, उनके जो OSD है, इसके माध्यम से सब जानकारी लेके उस पर एक्शन लेना, ये पालक मंत्री का काम रहता है। अब उनके ही जो उप मुख्यमंत्री है, जो पुणे से बिलोंग करते हैं, अजित दादा पवार, वो पुणे में बैठे थे ना, उन्होंने उस दिन लॉकडाउन की धमकी दी ना कि अगर जनता नहीं मानेंगी तो मुझे लॉकडाउन करना पड़ेगा। नासिक में छगन भुजबल वहाँ पे गए ना जी, उनके भी कुछ तो भी कैंडिडेट 1 या 2 ऐसे कुछ तो भी कम मात्रा में उधर खड़े हैं, वो गए कि यहाँ से उधर प्रचार करने के लिए। छगन भुजबल जी हो या अजित पवार हो, यही सरकार के, जिस सरकार में नितिन राउत जी है, उसी सरकार के उप मुख्यमंत्री पुणे में बैठ के सिचुएशन को संभाल रहे थे ना। मैंने देखा 2 दिन पहले उनका जो लाइव चल रहा था वो, और छगन भुजबल जी का देखा वो नासिक के सड़कों पे घूम रहे हैं, वो छाप रहे थे किसी को मास्क क्यों नहीं लगाया करके, दुकानदार को छाप रहे थे, समझा रहे थे, विनंती कर रहे थे। राउत जी का भी यही काम है ना। बरडी पे भीड़ हो रही है मेन रोड पे, सिर्फ हमने क्या सिर्फ हमेशा फोटो ही देखना? लोकमत में, तरुण भारत में, महाराष्ट्र टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, हितवाद में, सकाळ में, ये क्या सिर्फ हमने फोटो देखने का? वो मेन बरडी के पुलिया से निकाला हुआ देखो मेन रोड पे कैसी भीड़ हो रही है, ये कंट्रोल में कौन लाएगा? ये क्या मेरा काम है? ये यंत्रणा संभालने वाले व्यक्ति का काम है, पालक मंत्री का काम है। जिस किस्म की इस वक्त चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं, क्या लॉकडाउन एक सही विकल्प है? नहीं, लॉकडाउन ये सही विकल्प नहीं है मेरे ख्याल से भी। अब ये कुछ मायने में तो लोगों को भी समझने को होना, ये संसर्ग बढ़ना नहीं चाहिए। जो इंस्ट्रक्शन राज्य सरकार या पालाने या अपने मेडिकल डिपार्टमेंट्स दे रहे हैं, उसको फॉलो करना जनता का भी काम है। और साथ साथ में ये जो सिचुएशन बिगड़ती है, इसमें सुधार लाना ये प्रशासन का भी काम है। ये दोनों पहिए अगर बराबर चलते हैं तो सिचुएशन संभाली जा सकती है। मेरे आखिरी के 2 सवाल। अब ये मिसिंग कंप्लेंट में अगर जिनको आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो नहीं मिलते हैं तो फिर अगला स्टेप क्या होगा? नहीं, अगला स्टेप क्या है? ये देखो, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सड़क पर उतरकर हमेशा ही छोटे मोटे इसमें जो प्रश्न निर्माण होते हैं उस पर आवाज़ उठाने का काम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना करती रहती है। जैसे मिसिंग कंप्लेंट अपन लिखवाते हैं तो एक तरफ पुलिस ढूंढती है, दूसरी तरफ घर के लोग भी ढूंढते हैं, तो क्या आप भी ढूंढने निकलेंगे सड़कों पे? नहीं, मैं ये देखूंगा कि वो तो लापता हो गए हैं, पर अभी मैं हूँ तो मैं इसमें और कैसा सुधार ला सकता हूँ इसकी कोशिश करूँगा। MNS के आप जनरल सेक्रेटरी हैं, नागपुर शहर से क्या कहना चाहते हैं? नागपुर शहर के हमारे सभी पदाधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोरोना के काल में उन्होंने लास्ट ईयर जो बहुत बड़े प्रश्न निर्माण हुए थे
उस समय भी बहुत अच्छा काम किया। तो आप लोगों को सबको मालूम होगा कि नागपुर मेडिकल हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और मेयो हॉस्पिटल हमारे नंबर 2 का हॉस्पिटल, ये दोनों जगह पे सबसे पहले जो कोविड वार्ड में काम करने वाले हमारे डॉक्टर कर्मी है, नर्सेस है, इन लोगों को उनके सुरक्षा के हेतु सबसे पहले मैं 10 बार गिनाऊंगा, सबसे पहले पीपीई किट देने का काम मेरे साथ मेरे सभी सहयोगी ने किया। और उस बारे में तब के तत्कालीन जो डीन साहब थे डॉक्टर सज्जल कुमार मित्रा और अविनाश गावंडे सुप्रिटेंडेंट, इधर रवि चौहान जी और वो केवलिया साहब, अजय केवलिया, ये इन लोगों ने भी अप्रिशिएट किया कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने जो चीज़ें हमको जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो दी। ये तो रही डॉक्टर और नर्सेस को देने वाली बात। आम पब्लिक जो है, सर्वसामान्य, मुझे तो गर्व है कि मेरे जो पदाधिकारी है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सभी समूचे नागपुर के, रेस्ट ऑफ नागपुर के, उन लोगों ने उनकी सही मायने में देखो तो उनकी आर्थिक परिस्थिति कोई ऐसे अनिल देशमुख, सुनील केदार या नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस इनकी सरीके स्ट्रांग नहीं है। इसके बावजूद भी देखो उनकी नीयत कितनी साफ है और उन पे जो समाज सेवा के आदरणीय राज ठाकरे साहब के संस्कार है, उन्होंने आटा जमा करके, सब्जियां जमा करके इन लोगों को दी। जो कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, उनको दिए। बैंड बाजा वालों का प्रश्न निर्माण हुआ था, घोड़ा बग्गी वालों का, जनरेटर वालों का जो प्रश्न निर्माण हुआ था, हमने निरंतर वो लड़ाई लड़ी। कलेक्टर साहब के तरफ गए, सीपी साहब के तरफ गए, उधर उद्धव ठाकरे साहब को हमारे आदरणीय अध्यक्ष राज ठाकरे साहब के तरफ से निवेदन भेजे, बाला नांदगांवकर साहब के तरफ से हमने निवेदन भेजे, आवाज़ उठाई। जो भी कुछ करना था वो सब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता ने तहे दिल से किया, ईमानदारी से किया, और वो जो प्रामाणिक ढंग से काम करते उस प्रकार से हमने किया। हम ऐसा नहीं बोलते कि 100% हमने किया करके, पर जो किया वो बहुत ही अच्छा किया। ये जो पुलिसकर्मी चौक चौक पे बैठे रहते थे बेचारे, दिन भर धूप में बैठते थे, उनको अच्छा शुद्ध पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, नाश्ता पानी देने से लेकर सभी कुछ चीज़ें हमारे महाराष्ट्र सैनिकों ने की। मुझे गर्व है और अभिमान है कि हम राज ठाकरे साहब के जो संस्कार और जो राज ठाकरे साहब को हमारे से अपेक्षा है वो हमने कृति में किया, और बहुत ही अच्छे ढंग से हमने कोरोना का सामना तब भी किया और आने वाले दिनों में भी हम करेंगे। 2 सवाल आखिरी है क्योंकि अभी मैसेज आए उनके, और ये प्राइवेट मैसेज हैं। आदित्य नाम है, दूसरा नाम मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि वो डर रहे हैं चीज़ पूछने के लिए, लेकिन सवाल नहीं, डरे नहीं, बिंदास पूछे। उनका सवाल है कि ये जो सरकार है ये अघाड़ी है या अनाड़ी है? अब उनके जिस प्रकार से उनका काम दिख रहा है वो तो आगाड़ी है कि अनाड़ी है, वो तो जो सवाल जिन्होंने किया है उनको भी समझ में आ गया। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं। हम भकास सरकार बोलते हैं उनको, आघाड़ी नामक भकास, महाआघाड़ी नामक विकास सरकार वो बोलते हैं, हम भकास बोलते हैं। भकास कुछ भी काम नहीं, कुछ भी काम नहीं, सिर्फ कोरोना का बहाना। अपना जो कर्तृत्व है, जो उन्होंने एकदम थर्ड क्लास इससे रवैये से निभाया है, उसको हम एक ही नाम दे सकते हैं, भकास काम। अगर इस वक्त ये शो गार्डियन मिनिस्टर देख रहे हैं तो हमारे आदरणीय पालक मंत्री जी से आप एक बात जो उनको दिल से यहाँ कहना चाहते हैं वो क्या है? आदरणीय नितीन राऊत साहेब, तुम्हाला माझी नम्र विनंती आहे की तुम्ही पालकमंत्री आहात. पालक हा शब्दाची व्याख्या तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने माहीत आहे. तुम्ही सुद्धा एक चांगले शिक्षित आहात, तुम्हाला डॉक्टरेटसुद्धा मिळालेली आहे. नितीन राऊत साहेब, तुम्ही जिथे कुठे असाल तिथून ताबडतोब नागपूरला या आणि पालकमंत्री पदाची जबाबदारीचं भान ठेवून, अहो तुम्ही संविधानाच्या नावाने शपथ घेतली तिथे मंत्रिपदाची महाराष्ट्राच्या, आणि त्याच्यानंतर तुम्ही पालकमंत्री झालेले आहात, तर तुम्ही या दोन्ही गोष्टींची जाणीव ठेवून नागपूरमध्ये जे बेहाल चाललेले आहेत ते सुचित्र निर्माण होण्याकरता अतिशय चांगलं काम इथे येऊन करावं, अशी मी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने तुम्हाला नम्र विनंती करतो. मला आशा आहे की पुढच्या काही दिवसात आपण येऊन नागपूरची परिस्थिती, कोरोनाची जी बिकट होत चाललेली आहे त्याच्यामध्ये नक्कीच सुधारणा होईल, या दृष्टीने पावलं टाकाल. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी हेमंत जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. उम्मीद है कि आपकी कंप्लेंट या आपकी बात
उन तक पहुंच जाए और आप जिनको चाहते हैं कि शहर में आकर वो शहर की कमान संभाले और मैं आपके इसके आज होली का दिन है, मैं होली की सभी को शुभेच्छा देता हूँ। और ये होली के पवित्र अग्नि में ये कोरोना का विषाणु है ये जलकर खाक हो जाए, ऐसी सर्वसाक्षी पिता परमेश्वर के पास प्रार्थना करता हूँ। सभी को होली के शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू हेमंत जी, आपने अपना वक्त दिया। आज हेमंत गडकरी जी से बात करके जो बात समझ में आई वो यही समझ में आई कि स्थिति गंभीर है। पूरी बात तो हम सबको पता है कि स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। बस उम्मीद है कि जिनकी कंप्लेंट इन्होंने कल करी उन तक ये बात पहुँचे। और मैं आपको बताता हूँ अंग्रेज़ी में जो शब्द है मिसिंग, इसके 2 मायने हैं, इसके 2 मतलब हैं। और वो मतलब ये है कि एक मिसिंग होता है गायब हो जाना, मिलना नहीं, उसको ढूंढने की ज़रूरत है। और दूसरा मिसिंग है कि याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। तो शायद हेमंत गडकरी जी का जो मानना है वो दोनों है कि आप गायब भी हैं और आपकी याद भी आ रही है और आपकी ज़रूरत भी है। और जब ज़रूरत होती है उनकी जो शायद कमान पकड़ लें और शहर में नंबर्स कम हो जाएं कोरोना वायरस के, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त पूरा शहर मिस कर रहा है उनको, जिनके आने से शायद इस शहर में कोरोना वायरस का जो घातक हमला है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन कुणाल मौर्य ने बहुत अच्छी बात बोली कि ये जिम्मेदारी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, हम सब की है। हम सब अपनी जिम्मेदारी बराबर निभाएं, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजेशन करें और घर से तब तक ना निकले जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। होली कल है, कल होली मत मनाएं। बहुत सारे लोगों के घरों में बहुत दुख का माहौल हुआ है। होली मत मनाइए, सेफ रहिए और अपना ध्यान रखें। जिंदा रहें। जय हिंद।